हेलो फ्रेंड्स, आयशा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 68वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर का जितने सवाल है, इस सारे सवालों को हम लोग बारीकी से और अलग अलग सेक्टर में बांट करके करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का सवाल होता है चाहे किसी भी एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं और लगभग अगर बीपीएससी की बात करें तो लगभग 20 से 30% सवाल ऐसा होता है जो रिपीट होता है और 20 से 30% सवाल ये होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से प्रीवियस ईयर से हुआ करता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो ध्यान में ये रखिए कि आप 60% सवाल आप प्रीवियस ईयर से ही करके जाएंगे तो बना सकते हैं वहाँ पर। तो हम लोग एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिस सीरीज़ में हर एग्ज़ाम जो बीपीएससी का जितना भी 10 साल का एग्ज़ाम हुआ है, 10 साल पीछे का जो एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का सवाल है, हर सवाल को सेक्टर वाइज हर सब्जेक्ट को बांट करके करेंगे। जैसे कि आपका अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार स्पेशल से जो भी सवाल पूछा गया 66वीं का पहले करेंगे, फिर 65वीं का, 64वीं का, इसी तरह हिस्ट्री का करेंगे, फिर पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, मतलब हर सब्जेक्ट को अलग अलग सीरीज़ बना करके और जो है सो एक एक करके करेंगे और इस पर पूरा जो है सो डिस्कस हम लोग करेंगे, ताकि जो आगामी 68वीं आने वाला है उसमें हम लोग का रिजल्ट शामिल हो। क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपका रिजल्ट उस पन्नों में पहला स्थान पर रहे जिसमें आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें मेरा रिजल्ट शामिल हो। तो मेरा प्रयास है और आप लोग भी प्रयास करें, लगातार मेहनत करें, क्योंकि मेहनत से ही आप अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो आज हम लोग 66वीं बीपीएससी का बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ जो सवाल था उसको लेकर के आए हैं और इस पर पूरा डिटेल से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह का जितना भी है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, हर सेक्टर को हम लोग एक एक करके करेंगे पूरा सीरीज वाइज। तो आप लोग प्रयास करें कि सारे वीडियो को देखें, क्योंकि अगर ये सीरीज़ भी अगर आप करके जाते हैं तो आप रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। बस इतना कर लेने से भी आप रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। बाकी करंट अफेयर को पढ़ के जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं साहब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बीपीएससी का जो ये बिहार स्पेशल का सवाल है, 66वीं बीपीएससी का सारे सवाल है, तो ये सारे हम लोग करेंगे और जो हम लोग ठाने हैं उस चीज़ों को करके जाएंगे। क्योंकि आपका जो सपना है वो केवल आपका सपना नहीं है, क्योंकि आपके सपनों के साथ आपके पूरे परिवार का सपना जुड़ा हुआ है। आपकी अगर उम्मीद टूट गई ना तो समझ लीजिए कि वो केवल आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी, आपके पूरे परिवार की उम्मीद टूटने वाली है साहब। तो समझना आपको है, सोचना आपको है कि आप अपने एक मेहनत से बचने के लिए क्या पूरे परिवार की उम्मीद पर जो सपना है पूरे परिवार का उसको तोड़ना चाहते हैं क्या? ये डिपेंड आप पर करता है। तो चलिए साहब हम लोग शुरू करते हैं। इसीलिए करके मैंने, क्योंकि हर बच्चा का एक उम्मीद होता है, हर बच्चा ये सोचता है कि हम कुछ करके घर जाएं, और इसीलिए मैंने एक लाइन दिया है कि हमने ये ठाना है अधिकारी बन के घर जाना है। क्योंकि हर बच्चा का सपना ये होता है कि कुछ अधिकारी बन के ऐसा जो है सो बन के जाए कि गांव का लोग, समाज का लोग पहचाने मुझे, जाने मुझे कि मैंने ये किया। ठीक है, तो हर बच्चा का सपना होता है और ये सपना आपका पूरा होगा, हर हाल में होगा। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और लगातार जिस प्रकार से हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ जुड़े हैं, और आप भी उसी तरह तत्परता के साथ जुड़े रहिए, ताकि अगला जो एग्ज़ाम होगा 68वीं का उसमें आपका रिजल्ट पहले पन्ने पर हो। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल, सबसे बिल्कुल जो है सो आसान सा सवाल। देखिएगा साहब कि सवाल अगर आप जान रहे हैं, आंसर अगर आपको आ रहा है तो वो सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप नहीं जान रहे तो आसान सवाल भी आपके लिए भारी हो जाता है। तो हमको हल्का और भारी जितना भी सवाल है, जो आसान भी सवाल अगर पूछा है बीपीएससी, तो सारे सवाल को करते जाना है। पहला सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनुस, श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। तो आंसर क्या होगा साहब? आंसर आपको देना है कि आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह साहब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब। अगर आप बात करें फैक्ट की, तो फैक्ट की बात करें तो हम लोग देखेंगे इसमें जो फैक्ट है कि मोहम्मद यूनुस जो है साहब, मोहम्मद यूनुस, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जनवरी 1937 में चुना हुआ था। मतलब भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश ने पूरे भारत में चुनाव करवाया था, जिसके तहत बिहार में भी चुना हुआ था। और बिहार में जब चुना हुआ था तो कांग्रेस पार्टी इसमें बहुमत में आई थी। और कांग्रेस पार्टी, और ये चुनाव जो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुआ था। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिहार में बहुमत के साथ जीती थी। जब बहुमत के साथ जीती थी तो इन्हें जो है सो गवर्नर आमंत्रित किया था श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बहुमत दल के नेता वो थे। लेकिन वो क्या कर दिए थे कि इसको मना कर दिए थे सरकार बनाने से। श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से मना कर दिए थे, जिसके बाद अप्रैल 1937 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या हुए? मुख्यमंत्री बने। मतलब जब श्री कृष्ण सिंह नहीं बन पाए तब जाकर के मोहम्मद यूनुस क्या किए कि ये अपना जो है सो एक मंत्रिमंडल तैयार किए और अपनी सरकार बनाई, और ये जो है सो मुख्यमंत्री बने। और उस समय जो मुख्यमंत्री कहा जाता था वो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री का पद हुआ करता था, उस मुख्यमंत्री को पद को उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था। यही अगर बोलता कि बिहार के प्रधानमंत्री पहले कौन बने थे, तब हम लोग आंसर करते मोहम्मद यूनुस, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लिए थे। इसी लेकर के बिहार के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे सारे काम मुख्यमंत्री वाला ही था लेकिन बोला जाता था प्रधानमंत्री। इसी वजह से चलिए साहब, और मोहम्मद यूनुस जो थे ये किस पार्टी से थे? तो इंडिपेंडेंट पार्टी से थे साहब। मोहम्मद यूनुस जो थे वो इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। तो याद रखना है कि 1937 में चुना हुआ था, श्री कृष्ण सिंह को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने सरकार जब नहीं बनाई तो मोहम्मद यूनुस के जो है सो नेतृत्व में सरकार बना, और ये सरकार 1937 में बनी। और मोहम्मद यूनुस जो थे किस पार्टी से थे? तो इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। जुलाई 1937 में मोहम्मद यूनुस क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। जब 1937 में इस्तीफा दे दिए तब जाकर के श्री कृष्ण सिंह जो थे साहब वो फिर से अंतरिम मंत्रिमंडल तैयार किए, और बिहार के मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री अगला जो बने वो श्री कृष्ण सिंह बने। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के द्वारा नए मंत्रिमंडल का क्या किया गया? गठन किया गया। उसके बाद देखिएगा साहब, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या किए? 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के किसी भी नेताओं से, यानी भारत को पूछे बिना ब्रिटेन क्या किया था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल कर दिया था, जबकि भारतीय से पूछा भी नहीं गया था। जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में जहां भी सरकार बनाई हुई थी, सारी कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में एक साथ इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ बिहार में भी कांग्रेस पार्टी का श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, और उन्होंने भी क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया 1939 ईस्वी में। कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर देना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात आई श्री कृष्ण सिंह के साहब, तो 1922-23 ईस्वी में जो किसान सभा का गठन किया गया था, उसका जो उपाध्यक्ष बने थे साहब, वो उपाध्यक्ष जो बने थे वो श्री कृष्ण सिंह बने थे। और किसान सभा का जो गठन हुआ था मुंगेर में हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो शाह जुबैर की अध्यक्षता में मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो उपाध्यक्ष बने थे साहब वो श्री कृष्ण सिंह बने थे।
और इन्हें जो है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो याद रखना है 20 जुलाई 1937 को ये नए मंत्रिमंडल बनाए थे। 1939 में इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देने के कारण पूरी कांग्रेस ही पूरे भारत से इस्तीफा दे दी थी जहां जहां इनकी सरकारें थी। और जो 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का जो गठन हुआ था शाह जुबैर की अध्यक्षता में, उसमें श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया था साहब। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब, उसके बाद अगला जो ऑप्शन था आपका वो था नीतीश कुमार। अगला जो ऑप्शन था साहब नीतीश कुमार। तो देखिएगा साहब, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार हैं और ये 8वीं बार शपथ लिए हैं। बिहार के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद का जो शपथ लिए हैं वो नीतीश कुमार ही लिए हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और पहली बार नीतीश कुमार जो है साहब मुख्यमंत्री जो बने थे 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000, मतलब केवल 7 दिन के लिए साहब ये मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने थे। लेकिन वर्तमान में अभी बात करें तो ये सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो है सो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब बिहार के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं, तो वो रहे कौन साहब, नीतीश कुमार रहे हैं। जबकि सबसे पहली बार जब बने थे 3 मार्च 2000 को, उस समय केवल 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इनका संबंध जो है साहब किस पार्टी से है, जेडीयू पार्टी से है। और जेडीयू की स्थापना जो हुई थी 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। जेडीयू का मतलब होता है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड पार्टी से नीतीश कुमार संबंधित हैं और इसका जो गठन हुआ था 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था। एक ऑप्शन था साहब राबड़ी देवी। तो राबड़ी देवी के बारे में 2 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री वो जो बनी है साहब राबड़ी देवी बनी है। और ये किस पार्टी से है साहब, तो ये पार्टी से आरजेडी पार्टी से बनी थी, आरजेडी पार्टी से बनी थी। और पहली बार जो ये मुख्यमंत्री बनी थी साहब 1997 में, फिर बनी 1999 में, फिर बनी 2000 से लेकर के 2005 तक साहब। तो 3 बार, ये 3 बार जो है सो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बन चुकी हैं साहब। तो इतना पॉइंट्स इस सवाल से हम लोग को याद रखना है। देखिए साहब वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको इतना फैक्ट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि बीपीएससी करती क्या है, टॉपिक वही रहता है, बस वहाँ से सवाल पूछने का तरीका चेंज कर देता है, दूसरे ढंग से सवाल क्रिएट कर देता है। तो अगर आप टोटली देख लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो 68वीं 69वीं बीपीएससी में आपको फंसने के चांसेस रहेंगे साहब। चलिए साहब अब चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा साहब वो है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है साहब। आंसर आपको बोलना है कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जननायक के नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, भारत रत्न से जाना जाता है। तो आंसर आपको बोलना है साहब, आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको बोलना है साहब क्या आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सारे बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो आंसर हो जाएगा साहब लोकनायक। लोकनायक, लोकनायक जो है सो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार केसरी अभी हम बताए थे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। और भारत रत्न या देश रत्न, देश रत्न के नाम से साहब, देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब नेक्स्ट जो हमारा होगा बस वही चीज़ें हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न या देश रत्न के नाम से जाना जाता है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा होगा बिहार की स्थापना कब की गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी, 1911 में, 1912 में,
1915 में, 1914 में। देखिएगा साहब कि बिहार का जो है, बिहार का बंगाल से अलग होने की घोषणा 1905 ईस्वी में कर दी गई थी, 1905 ईस्वी में। लेकिन 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार हुआ था, तो दिल्ली दरबार में 12/12/11 यानी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था साहब। लेकिन फिर 1912 में जाकर के बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब 1912। आंसर हो जाएगा साहब 1912। अगर बात करें फैक्ट की, तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि 1911 ईस्वी में बिहार विभाजन क्या हो गया था, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 12 दिसंबर 1911 को। 1912 में फिर 22 मार्च 1912 को बिहार की क्या की गई, स्थापना की गई। इसीलिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है, बिहार दिवस, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को साहब मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 1915 में 1912 में ही भारत की राजधानी कहाँ की गई, कोलकाता से नई दिल्ली कर दी गई थी। कोलकाता से नई दिल्ली कर दी गई थी साहब। और 1914 ईस्वी जो ऑप्शन में दिया हुआ था, उस समय एक पॉइंट याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ था 1914 में, और ये युद्ध जो चला था 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। और इसी युद्ध में अंग्रेजों ने कहा था कि आप हमें सपोर्ट करें और आप हमें क्या करेंगे, इस युद्ध जीतने के बाद हम आपको आज़ाद करेंगे। जिसके कारण गांधी जी ने युवाओं को प्रेरित किया था सेनाओं में भर्ती होने के लिए। इसी वजह से गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है, यानी एजेंट कहा जाता है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि साहब 1914 ईस्वी में मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस के ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल का सदस्य बनाए गए थे। मतलब एक शिष्टमंडल कांग्रेस जो था वो ब्रिटेन भेज रही थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किया जा रहा था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस क्या की कि एक अपना दल बना करके, शिष्टमंडल बना करके ब्रिटेन भेज रही थी। और इस शिष्टमंडल में बिहार के 2 व्यक्ति मजरूल हक और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को शामिल किया गया था। इतना फैक्ट हम लोग साहब ध्यान में रखना है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था साहब। तो पहला है आपका ऑप्शन कि पटना में, दूसरा आपका है गया में, तीसरा आपका है मुजफ्फरपुर में, चौथा है आपका दरभंगा में। तो आंसर साहब आपको देना है। अगर आप पढ़े हैं और प्रॉपर अगर तैयारी 68वीं का कर रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयारी उस लेवल का नहीं कर रहे हैं, और अभी भी टाइम है आपके पास कि आप इन 70-75 दिनों में बेहतर कर सकते हैं। बस अपना आप बेस्ट दीजिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए साहब, तो बिहार में कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था साहब पटना में। और पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन साहब 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में हुआ था साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे R.N. माधोलकर कर रहे थे साहब। R.N. माधोलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और गया जो अधिवेशन था, गया अधिवेशन, ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, जबकि विशेष अधिवेशन को जोड़ दिया जाए तब ये 38वां, ऐसे नॉर्मली ये 37वां अधिवेशन था। और ये जो गया में हुआ था ये 1922 ईस्वी में हुआ था। देखिए 27 और 10 37 और 12 10 22। तो इस तरह से याद रखना है, 27 10 मतलब 27वां और 37वां, 12वां और 22वां। और इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन
दास कर रहे थे साहब। तो इतना पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि बिहार में दो, एक पटना के बांकीपुर में हुआ था, RN माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि 37वां सम्मेलन जो हुआ था वो गया में 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था साहब। और इसी समय चित्तरंजन दास 1922 में ही कांग्रेस से अलग हो गए और 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास दोनों मिल करके एक अलग पार्टी बनाई कांग्रेस से 1923 ईस्वी में, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी के नाम से साहब जाना जाता है। और इसका मुख्य कारण ये था कि जो 1922 ईस्वी में चुनाव हो रहा था उसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी थी। उस चुनाव के संदर्भ में, यानी उस चुनाव का जो लेकर के मत था कांग्रेसों में, दो भागों में मत था, जहां CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों कह रहे थे कि चुनाव में भाग लेकर के हम लोग क्या करेंगे, जीत के जाएंगे और सिस्टम के अंदर घुसेंगे। और सिस्टम के अंदर जाने के बाद जब भारतीयों के शोषण के खिलाफ, शोषण के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विपक्ष में वोट करेंगे ताकि वो कानून नहीं बन पाए और भारतीयों का शोषण नहीं होगा। ये सोचना था इन दोनों का। जबकि बाकी कांग्रेस जो थी वो करी थी नहीं, इस तरह की कोई भी बातें नहीं होगी, हम लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे, हम लोग पूर्णतः चुनाव का विरोध करेंगे। जिसके कारण दो मतों में बट गया और दो मतों में बंटने के कारण 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम पड़ा स्वराज पार्टी। और इसको जो बनाने वाले थे मोतीलाल नेहरू और CR दास साहब। इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट जानकारी के व्यू से, आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है साहब। चलिए साहब, अगला जो सवाल होगा हम लोगों का, अगला जो सवाल है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था साहब। देखिए साहब, हम लोग को क्या था कि इस तरह से ऑप्शन दे देने का बहुत बच्चा 66वीं में गलत आंसर करके आया था। तो आंसर आपको बोलना है साहब, आंसर क्या होगा कि 0, 1/10, 3/20, 1/3, 20/3। आंसर क्या होगा साहब, क्योंकि 3 कठिया पड़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा साहब 3/20, ना कि 20/3। बहुत सारा बच्चा जो है साहब वो 20/3 मार के आया और उसका आंसर गलत हो गया। तो ध्यान में रखना है कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको नील की खेती के लिए अमानत रखना पड़ता था साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब, कुछ फैक्ट्स यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि आसामी बाढ़ व्यवस्था का हिस्सा 3 कठिया पड़ता। मतलब ये नील की खेती जो होती थी साहब, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू थी। एक व्यवस्थाएं जो थी, पहला वो थी जिरात व्यवस्था, और दूसरा का जो था वो था आसामी बाढ़ व्यवस्था। और आसामी बाढ़ व्यवस्था का हिस्सा था 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा जो था वो आसामी बाढ़ व्यवस्था का हिस्सा था। जिरात व्यवस्था क्या था, तो जिरात व्यवस्था के तहत जो गोरे नील्हे थे वो अपना बैल, अपना जो है सो हल और ये सारे, और क्या कहते हैं नील, ये सारे लेकर के ये खुद करते थे। बस किसानों को क्या करते थे कि वो कम मजदूरी दे करके वो काम करवाते थे। अपना बैल, अपना हल, हर चीज़ खुद ये प्रयोग करते थे। बट किसानों के खेतों पर केवल किसानों को मजदूरी दिया जाता था। तो इस तरह का जो व्यवस्था था ये जिरात व्यवस्था था। और आसामी बाढ़ व्यवस्था के तहत 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर, 20 कट्ठा में से यानी 1 बीघा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था साहब। ये सारे फैक्ट थे। और नील की खेती किसान इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि नील की खेती करने के बाद वहाँ की भूमि जो थी वो साहब बंजर हो जाती थी।
चलिए साहब, अगला बात करें कि नील किसानों का स्थिति का वर्णन दीनबंधु मित्र के नील दर्पण पुस्तक में किया गया है साहब। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि नील किसानों का जो स्थिति है इसका वर्णन किन पुस्तकों में किया गया है, तो नील दर्पण में। और कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नील दर्पण पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो दीनबंधु मित्र साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसमें किसानों की जो दुर्दशा है उसके बारे में दिखाया गया है। गांधी जी को आमंत्रण चंपारण आने के लिए कौन किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। जब लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हो रहा था, जैसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उस समय गांधी जी उस समझौता में लखनऊ अधिवेशन में गए थे और उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्होंने किसानों की जो दुर्दशा था, नील किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, इसके बारे में बताया और गांधी जी से आग्रह किया था बिहार आने के लिए। तो गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना और 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी गांधी जी पहुंचे, वहां उनका आगमन हुआ था साहब। उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह का जो प्रयोग हुआ साहब, वो चंपारण आंदोलन में ही हुआ। तो पूछा जाएगा कि गांधी जी ने भारत की भूमि पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया, तो आंसर याद रखना है साहब, चंपारण आंदोलन में। उसके बाद अगर बात करें, राजकुमार शुक्ल चंपारण के मुरली भारहवा गांव के किसान थे साहब। कई बार इनके गांव का नाम भी बीपीएससी में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है किस गांव के थे, तो मुरली भारहवा गांव जो चंपारण में पड़ता है साहब। और सत्याग्रह इन चंपारण, ये जो पुस्तकें हैं साहब, ये जो लिखा गया किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और जबकि बात आए हम लोग नील दर्पण, ये दीनबंधु मित्र के द्वारा साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और चंपारण सत्याग्रह जब हुआ साहब, तो उसके जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसे कहा गया एग्रेरियन जांच कमेटी। और इस जांच कमेटी में भारतीयों की ओर से गांधी जी शामिल थे। भारतीयों की ओर से कौन से शामिल थे साहब, तो भारतीयों की तरफ से गांधी जी शामिल थे। और अंत में इन्होंने जो एग्रेरियन जांच कमेटी थी 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर जो तिनकठिया व्यवस्था था इसको समाप्त कर दिया गया और किसानों से जो अवैध टैक्स वसूला गया था उसका 25% जो है सो लौटा दिया गया था साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसी वजह से गांधी की कर्म भूमि जो है सो वो बिहार के चंपारण को बोला जाता है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस दल से शुरू किया था। देखिए साहब, उस समय के लिए ये करंट अफेयर का सवाल था, परंतु अब थोड़ा सा ये जीके टाइप का सवाल बन चुका है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया था साहब। तो आंसर आपको बोलना है। आंसर जो हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। देखिए साहब, कई लड़का इसमें गलती किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी को मार के आ गया। लोक जनशक्ति पार्टी जो बनाया वो बाद में जाकर के बना साहब, जबकि सबसे पहली बार ये जो जुड़े हुए थे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ही जुड़े थे। और देखिएगा अगर इसका फैक्ट थोड़ा सा, तो देखिएगा कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 ईस्वी में ही विधानसभा का सदस्य बने थे रामविलास पासवान। यानी रामविलास पासवान पहली बार बिहार विधानसभा का जो सदस्य बने थे 1969 ईस्वी में ही बने थे। 1969 ही ईस्वी में बन चुके थे साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। और बात की जाए 1969 में, और बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी की, तो 28 नवंबर 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान के द्वारा किया गया। और जिसका अभी भी जो चुनाव चिन्ह है वो है साहब बांग्ला छाप इसका चुनाव चिन्ह है। और 28 नवंबर 2000 को इसकी जो है सो
स्थापना की गई, जबकि रामविलास पासवान जी का निधन 8 अक्टूबर 2020 में हो गया था। और इसी व्यू से जो है सो उस समय करंट अफेयर पूछा गया था। देखिए, ये नहीं पूछा गया, डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली पूछा गया। जो वर्तमान में जिस पार्टी से जुड़े हुए थे वहां से नहीं पूछ करके पहली बार किस पार्टी से जीते थे वहां से सवाल क्रिएट कर दिया। तो साहब यही बीपीएससी है। इसी वजह से इसके आसपास जो भी सवाल होते हैं इन सारों को देख के जाना काफ़ी आवश्यक होता है। अगला देखिएगा साहब, जनता पार्टी की स्थापना 23 जनवरी 1977 को हुआ। और मोरारजी देसाई जो थे वो जो जनता पार्टी से ही क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। आपको पता होगा कि 1975 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, मतलब आपातकाल लग चुका था, तो उसके बाद साहब जो सरकार बनी 1977 में वो बनी मोरारजी देसाई की। और मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे साहब, जनता पार्टी से थे। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा साहब, वह है कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। साहब आपको जवाब देना है क्योंकि इससे पहले करवा भी चुके। देखिए, एक ही जो है सो 66वें बीपीएससी का ही सवाल है, मतलब 2 सवाल केवल चंपारण से आया। तो आप समझ सकते हैं कि चंपारण आंदोलन, चाहे वो पीटी का व्यू से देखें या फिर मेंस के व्यू से देखें, दोनों एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है साहब। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका साहब, आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि चंपारण इंडिगो किसान मतलब नील के किसान, इंडिगो मतलब नील, इंग्लिश में कहा जाता है इंडिगो, यानी नील के किसानों का तरफ जो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था वो किए थे साहब राजकुमार शुक्ल किए थे साहब। ये जो है सो चंपारण के एक किसान थे। चलिए साहब, नेक्स्ट जो होगा हमारा, कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी, राजकुमार शुक्ल का। और इस आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में बिहार से और भी जो गांधी जी के सहयोगी थे वहां से भी सवाल साहब पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना, कई बार सवाल पूछ देगा कि चंपारण आंदोलन में बिहार के कौन कौन से व्यक्ति उनके चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी थे। तो इस तरह का सवाल साहब पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है कि राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, आचार्य कृपलानी चंपारण सत्याग्रह में क्या थे, गांधी जी के सहयोगी थे। उसके बाद देखिएगा साहब, अनुग्रह नारायण बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के, ये बिहार की बात कर रहे हैं साहब, ऐसा नहीं है कि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे वो थे साहब कौन, वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। जबकि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो सत्याग्रही थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो है सो, बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उसके पहले जो है सो सत्याग्रही, बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अनुग्रह नारायण को साहब बड़े साहब के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ये थे कौन से, दूसरे सत्याग्रही भी थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 1937 का जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो बिहार में अंतरिम सरकार बनी थी उसमें साहब जो अनुग्रह नारायण सिंह थे वो वित्त मंत्री बने थे साहब। याद रखना है कि अनुग्रह नारायण सिंह जो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बनाया गया अंतरिम मंत्रिमंडल 1937 में था, उसमें ये वित्त मंत्री भी रह चुके थे और इन्हें बड़े साहब के नाम से भी जाना जाता है साहब। ये जो है सो बिहार विभूति के उपनाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हें जो है सो बड़े साहब भी कहा जाता है और बिहार विभूति के नाम से भी ये
प्रसिद्ध हैं। तो इस बात को साहब ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद, तो इनको देश रत्न, अजातशत्रु और संत राष्ट्रपति का जो है सो उपनाम दिया गया है। अजातशत्रु कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है और संत राष्ट्रपति का भी उपमा दिया गया है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 1962 ईस्वी में साहब इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था वो 1962 में किया गया था। और संविधान सभा के ये जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे, जबकि अस्थाई अध्यक्ष जो थे 9 दिसंबर 1946 को वो अस्थाई अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब एक तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष तो थे ही, उसके साथ साथ ये जो संचालन समितियां जो थी इसके भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के जो संचालन समिति थे उसके भी ये अध्यक्ष थे। तो इतना फैक्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। चलिए साहब हमारा जो नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि प्राचीन महाजनपद मगध के प्राचीन राजधानी कौन सी थी। मतलब बिहार में तीन जो है सो महाजनपद थी। एक जो जनपद थी वो थी आपकी मगध के बाद अंग और अंग के बाद इधर वैशाली। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध का प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और अंग। आंसर आपको देना है साहब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर कोई नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका आंसर होगा साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब इसका कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। क्या है फैक्ट्स? तो मगध से जुड़ा हुआ है साहब। तो प्राचीन राजधानी जो मगध की थी वो कहाँ थी? राजगिरी थी, जिसे गिरिवज्र भी कहा जाता था साहब। उसके बाद देखिएगा साहब कि उज्जैनी जो था, जो हर्यंक वंश का जिसका स्थापना जो किया था बिंबिसार, उसी वंश का जो उज्जैनी था साहब, वो क्या था कि राजगिरी से कहाँ राजधानी लाया? पाटलिपुत्र ले आया। तो पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? तो याद रखना है कि हर्यंक वंश का शासक उज्जैनी जो था वो जो है सो पाटलिपुत्र को बसाया था 461 ईसा पूर्व में, 461 ईसा पूर्व में। जबकि पटना के नाम से 1541 ईस्वी में शेर शाहसूरी पटना के नाम से इसको बसाया था। जबकि पाटलिपुत्र को उज्जैनी ने, क्योंकि राजगिरी पहले राजधानी थी और वहाँ से उठा करके पाटलिपुत्र जो लाया वो उज्जैनी लाया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात आई मगध जनपद की, तो मगध जनपद पर जो प्राचीन जो राजवंश था वह बृहद राजवंश था और इसका जो स्थापना किया था वह बृहद्रथ किया था। और बात करें वर्तमान में मगध का जो क्षेत्र है वो पटना और गया का जो क्षेत्र है वही जो है सो उस समय प्राचीन का कौन सा क्षेत्र था? मगध का क्षेत्र हुआ करता था साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात आई वज्जी की बात आई। तो वज्जी की राजधानी कहाँ थी साहब? वैशाली, या इसी को बोलते थे विदेह। वज्जी की राजधानी वैशाली या इसी को बोलते थे साहब विदेह। और वैशाली का जो प्राचीन नाम, सबसे प्राचीन नाम जो महाभारत वगैरह में मिलता है इसका नाम, तो उसका नाम था चेचर। तो कई बार सवाल बीपीएससी पूछा है कि वैशाली का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या है? चेचर, चिरांद, इस तरह से आपको ऑप्शन में दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि वैशाली का पुराना नाम चेचर। तो आपको एक सवाल दिया जाता है कि चिरांद निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम था? चिरांद किसका पुराना नाम था? कमेंट आपको करना है। कमेंट में आपको लिखना है कि चिरांद बिहार का वर्तमान में कौन सा जगह है, कौन सा स्थल है। इस बात को कमेंट में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको याद रहता है और आप कभी भूलते नहीं हैं। अगर आप कंजूसी करेंगे तो कोई बात नहीं,
कंजूसों के लिए तो रिजल्ट में कोई भी जगह है नहीं, क्योंकि मेहनत कर, अगर कंजूसों को मिल जाए, जो मेहनत ना करें उसको नौकरी मिल जाए, तो मेहनत करने वालों को क्या होगा साहब, सोच रहिए। तो इसीलिए करके जिनको भी लगता है कि जवाब देना बेहतर है तो वो जवाब दे सकते हैं, और जिनको लगता है कि अगर हम जवाब देते हैं तो हमारी गरिमा घट जाएगी, हम छोटे हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि जवाब देने से आपकी प्रतिष्ठा गिर जाए, तो कोई बात नहीं है। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट जो है साहब हमारा कि वैशाली की नगर बधू जो थी, वैशाली की नगर बधू जो थी वो थी साहब कौन, आम्रपाली थी। वैशाली की नगर बधू आम्रपाली, और वर्तमान क्षेत्र जो वैशाली का है वो वैशाली, मुजफ्फरपुर और गया का जो क्षेत्र है साहब वो जो है वज्जी का क्षेत्र हुआ करता था। और चंपा की बात करें तो चंपा जो राजधानी थी वो अंग की राजधानी थी, मतलब मगध की राजधानी, मगध की राजधानी वो राजगिरी, वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली, और बात करें अंग की तो अंग की राजधानी चंपा साहब, अंग की राजधानी चंपा। और भागलपुर का जो प्राचीन नाम था साहब, भागलपुर का ही क्षेत्र था, भागलपुर का प्राचीन जो नाम था साहब चंपानगर, चंपानगर साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। और वर्तमान जो क्षेत्र पड़ता है वो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है साहब वो किसका क्षेत्र पड़ता था, अंग या चंपा का क्षेत्र हुआ करता है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा वो है कि स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से संबंधित थे, थोड़ा सा यहाँ पर साहब मिस्टेक है, में से स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से संबंधित थे, बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में धार्मिक आंदोलन से। चलिए साहब ये ऑप्शन डबल हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आंसर आपको करना है, आंसर क्या होगा साहब, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई नंबर। ना तो इनका साहब बिहार में जनजातीय आंदोलन से इनका संबंध था, ना ही मजदूर आंदोलन से संबंध था, ना इनका संबंध धार्मिक आंदोलन से था, इनका जो संबंध था साहब वो किसान आंदोलन से था। तो आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनसे जुड़ा हुआ। तो देखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो संबंध था वो किसान आंदोलन से था साहब, किसान आंदोलन से इनका संबंध था साहब। और ये नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, बहुत ही वीवीआई है साहब, कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है। नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की इन्होंने स्थापना की, और ये जो स्थापना हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ। तो कई बार पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन या स्थापना किसके अध्यक्षता में हुआ, तो बोलेंगे स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। कब हुआ, नवंबर 1929 ईस्वी में। और बिहार प्रांतीय सभा जिसकी स्थापना 1929 में हुई, इसके जो सचिव बनाए गए थे वो श्री कृष्ण सिंह को बनाए गए थे साहब। बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो सचिव बनाए गए थे वो श्री कृष्ण सिंह को बनाए गए थे, जबकि अध्यक्ष जो थे वो कौन थे साहब, स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद देखिएगा कि 10 नवंबर 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में किया गया। देखिएगा साहब यहाँ है बिहार प्रांतीय किसान सभा और यहाँ है अखिल भारतीय किसान सभा। इसका जो गठन किया गया साहब वो स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में किया गया। और कहाँ किया गया साहब, तो लखनऊ में किया गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो महासचिव बनाया गया था वो प्रोफेसर एनजी रंगा को। ये भी साहब वीवीआई है, कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो महासचिव था वो किसे बनाया गया, तो प्रोफेसर एनजी रंगा को बनाया गया, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब कि बिहार प्रांतीय किसान सभा जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं जो 1929 में स्थापित हुआ था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के अन्य सदस्य जो थे कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा और फूलन वर्मा, और इसके साथ साथ यमुना कार्यई। तो आप देखिएगा साहब 64वीं बीपीएससी में जाकर के तो ये सवाल पूछा गया कि बिहार प्रांतीय सभा से जुड़े हुए निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति थे। इस तरह से सवाल साहब क्रिएट करता है बीपीएससी। तो ध्यान में रखना है
कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो अन्य सदस्य थे वो थे कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा, यमुना कार्यई और फूलन वर्मा। इस बात को हम लोग साहब ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम में अगर ये सारे सवाल आए तो बिल्कुल जो है सो करके आना है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से स्टार्ट किए हैं तैयारी को तो बिल्कुल सुनिश्चित है कि हम लोगों का रिजल्ट होगा अगर कंटिन्यू लगातार मेहनत करते जाएं तो। चलिए साहब, अगला है कि बिहार में 1857 का विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया साहब? नाना साहब ने किया, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने, मौलाना अहमदुल्ला ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग जानते होंगे साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा साहब कुंवर सिंह हो जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है इसको देख लेते हैं साहब कि नाना साहब का जो नाम था साहब, नाना साहब का जो मूल नाम था धुंधु पंत। क्या नाम था इनका? धुंधु पंत। और ये कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे। और कानपुर में जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी इसका जो दमन किया साहब, इसको जो दबाया जो अंग्रेज, उसका नाम था कैंपबेल। तो कई बार सवाल पूछा जाएगा कि कानपुर में किन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा 1857 की क्रांति का दमन किया गया? तो कैंपबेल। तो याद रखना है कानपुर कौन, नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। दमन कौन किया? तो कैंपबेल। उसके बाद देखिएगा बेगम हजरत महल, ये कहाँ से कर रही थी? तो लखनऊ से कर रही थी। लखनऊ से कर रही थी क्योंकि अपना जो नाबालिग जो इनका पुत्र था इसको ये राजा घोषित कर दिए थे, तो ये लखनऊ से कर रही थी। और हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल दोनों मिल करके यहाँ का क्या कर दिया? दमन कर दिया था साहब। उसके बाद देखिएगा कि लक्ष्मीबाई ये जो है सो झांसी से कर रही थी और इसका जो दमन किया था साहब वो हीरोज किया था, हीरोज नामक अधिकारी किया था। और इन्होंने, लक्ष्मीबाई ने हीरोज को पूरी तरह से छक्के छुड़ा दी थी और पूरी मशक्कत करना पड़ा था झांसी को जीतने के लिए, जिसके कारण हीरोज का कथन था, हीरोज ने झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि लक्ष्मीबाई क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। हीरोज का कहना है कि लक्ष्मीबाई क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी, ये कहना था हीरोज का साहब। उसके बाद अगर बात करें तो लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी साहब वो 18 जून 1858 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। इस बात, ये भी सवाल कई बार पूछा गया, ध्यान में रखना है कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। उसके बाद देखिएगा साहब तात्या टोपे, ये कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से ये कर रहे थे। ये नाना साहब के क्या थे? सहयोगी थे। नाना साहब तो कर ही रहे थे और तात्या टोपे इनके सहयोगी थे जो 1857 की क्रांति में वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद बात करें मौलाना अहमदुल्ला की, ये साहब फैजाबाद से कर रहे थे और यहाँ पर जो दमन किया था वो कर्नल नील नामक अंग्रेज अधिकारियों ने दमन किया था। उसके बाद वीर कुंवर सिंह की बात करें तो ये जगदीशपुर से कर रहे थे, बिहार के जगदीशपुर के, और 80 वर्ष के जगदीशपुर के ये ज़मींदार थे। और यहाँ का जो दमन किया था साहब वो विलियम टेलर किया था और विंसेंट आयर किया था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो है सो यहाँ दमन किया था। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि 1857 की क्रांति एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है साहब। चलिए साहब, आंसर जो होगा, दूसरा जो सवाल होगा हम लोगों का, जनजातीय और जिला के निम्न जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? जनजातीय और जिला के निम्न जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो संथाल, ये बांका, मुंडा, जमुई, उरांव, सुपौल, खरवार, भागलपुर। तो देखिए साहब, इसमें मुंडा जमुई सही है, उरांव सुपौल ठीक है, खरवार भागलपुर ठीक है। संथाल ये बांका के साथ साथ, बांका से सबसे अधिक जो मिलता है साहब पूर्णिया के क्षेत्रों में भी मिलता है। पूर्णिया के क्षेत्रों में 4.3% जो है सो इसकी आबादी है, जिसके कारण साहब ये जोड़ा सही नहीं होगा। तो आंसर आपका यही हो जाएगा साहब, आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए अगला जो सवाल हम लोगों का होगा, अगला जो सवाल है कि बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के तुलना में, बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे साहब। तो ऑप्शन है 7.84, 7.23, 6.87,
10.3। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7.84। 7.84, क्योंकि ये 2021 का वन रिपोर्ट है और 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार जो हो जाता, 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार वो हो जाएगा 7.27, क्योंकि नया वन रिपोर्ट 21 वाला आ गया तो हम लोगों को 21 में जो है सो याद रखना है, और ये प्रत्येक 2 साल पर इस तरह की रिपोर्टें आती हैं। और बात करें ये केवल वन का जो रिपोर्ट है वो है 7.84। अगर ओवरऑल वन प्लस वृक्ष दोनों को जोड़ दें तब हो जाएगा साहब ये 10.3% दोनों मिला करके। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए साहब, तो नेक्स्ट अगर देखें इससे जुड़ा हुआ फैक्ट जो होगा साहब, इसको देखना है तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वनावरण जो है बिहार में वो 7.84 है, और वन एवं वृक्षावरण दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाए, यानी वन प्लस वृक्ष दोनों को जोड़ दिया जाए तब ये हो जाएगा 10.3%। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल वन का जो क्षेत्रफल है वो 7381 वर्ग किलोमीटर है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि डाटा बीपीएससी सीधा उठा करके पूछती है। तो 7381 है। अगर वन और वृक्षावरण यानी वन और वृक्ष दोनों को जोड़ दें तब संयुक्त रूप से जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 9772। अगर परसेंटेज में निकाल दें तो 10.3%। ये जो परसेंटेज निकलता है पूरे बिहार के क्षेत्रफल से निकाला जाता है कि पूरे बिहार के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन का है, कितना प्रतिशत वृक्ष का है, दोनों मिला करके कितना है। तो दोनों मिला के बात करें तो 10.3% हो जाएगा साहब। उसके बाद अगर बात करें तो सर्वाधिक वनावरण जो है वो सबसे अधिक वन किस जिला में है, तो सबसे अधिक जो वन है वो कैमूर जिला में है, 1051.6 वर्ग किलोमीटर, 6 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा स्थान पर जो है साहब पश्चिमी चंपारण 903 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 903 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और तीसरा स्थान पर जो है साहब वो है रोहतास, वो जो है साहब है रोहतास आपका। आप देखिएगा अगर तो इस तरह से अगर बिहार है तो एक आप देखिए कैमूर यहाँ पर पहला, इसके बाद सीधा चलाइए ऊपर देखिए यहाँ पर पश्चिमी चंपारण 2 नंबर पर, और तीसरा बात करें रोहतास तो इसके बगल में रोहतास यानी तीसरा नंबर पर 1, 2 और 3। इस तरह से साहब अगर डायग्राम में देखिएगा तो इस प्रकार से क्रम से, क्योंकि डायग्राम में ज़्यादा याद रहेगा अगर लॉजिकली याद रखते हैं तो। और सबसे कम जो क्षेत्रफल है, सबसे कम जो वन का क्षेत्रफल है वो है साहब शेखपुरा में 0.17% है। और किलोमीटर की बात करें साहब तो 1.19 वर्ग किलोमीटर केवल है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए साहब वन को उसके घनत्व के आधार पर, उसके घनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है अति सघन वन, जहाँ वन जो है बहुत ज़्यादा सटा हुआ रहता है, वृक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा घना होता है, उसको बोलते हैं अति सघन वन। उसके बाद सेकेंड में जो होता है मध्यम वन, और उसके बाद जो होता है वो होता है खुले वन। तो सबसे अधिक जो बिहार में है वो है खुले वन। तो अति सघन वन 3 टाइप का वन उसके घनत्व के आधार पर। तो अति सघन वन जो है साहब 333.42 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज की बात करें तो 0.35% है साहब। उसके बाद मध्यम सघन वन की बात करें तो 3285.83 है, और परसेंटेज की बात करें 3.49% है कुल वनों का। ये कुल वनों का, ये जो था क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल से, और ये है कुल वनों का कितना प्रतिशत है। उसके बाद देखिएगा खुले वन की बात करें जो सबसे अधिक है 3761.54, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 4% का लगभग जो है सो डाटा है इसका। ठीक है साहब। तो इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए साहब वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इतना अगर जितना हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं केवल उतना सीरीज अगर आप देख के चल जाते हैं तो कोई आपको 68वें बीपीएससी के रिजल्ट से रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तब, अगर पेशेंस आपके पास नहीं है साहब, ये बहुत बड़ी एग्जाम है, क्योंकि बड़ी मंजिलों के राहगीर अगर हौसले छोटे रखेंगे साहब तो बिल्कुल रिजल्ट में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी आपसे
पेशेंस मांगती है, मेहनत के साथ साथ पेशेंस मांगती है। अगर अभी आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं भविष्य में। चलिए साहब, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो नालंदा में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। तो आंसर बोलना है साहब, तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। आंसर हो जाएगा साहब इसका पश्चिमी चंपारण। अगर इसका फैक्ट्स हम लोग देख लें तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य है साहब। और ये जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए साहब। यहाँ लिखा भी हुआ है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है साहब। और बात करें संजय गांधी जैविक उद्यान, कहाँ है ये साहब? पटना में। इसे गैंडा प्रजनन केंद्र बनाया गया है, गैंडा प्रजनन केंद्र, गैंडा प्रजनन केंद्र बनाया गया है साहब। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ है साहब? गया में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और चीता के लिए। देखिए साहब, ये राष्ट्रीय है जबकि ये राष्ट्रीय नहीं है, बस यही अंतर है। उसके बाद देखिए गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है साहब? कटिहार में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है साहब? अररिया में। नागी नकटी अभ्यारण्य कहाँ है साहब? जमुई में। और भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है साहब? मुंगेर में। आप देखिएगा कि 2400 जो कुछ वैकेंसी आई थी दरोगा में, 2400 कुछ वैकेंसी, उसमें ये साहब पूछा गया था। इसलिए करके ध्यान में रखना है, ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं साहब? देखिए साहब, ये समझने वाला सवाल है, यहां से कई बार आप फंस सकते हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, मान लीजिए ये अगर आपका बिहार है, ये अगर आपका बिहार है तो आपको पता होगा कि बिहार के बीचों बीच से जो नदी गुजरती है वो गंगा नदी गुजरती है, इस प्रकार से, ठीक है साहब। उसके बाद अगर बात करें बागमती, तो बागमती इधर से आकर के इधर से आती है कोसी और उसमें जाकर के मिल जाती हैं। इधर से कमला, ये हो गया आपका बागमती, ये हो गया आपका कमला, ये तो कोसी है, और ये कोसी है। और गंडक, यहाँ है आपका गंडक। अब सवाल ये कर रहा है कि कौन सी नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अब एक बात बताइए कि ये नदी तो उत्तर से आ रही है, लेकिन इसका दिशा किस तरफ है? दिशा किस तरफ है ये पहले बताइए। दिशा जो है इसका दक्षिण तरफ है। इसका दिशा किस तरफ है? जो भी नदियां इधर से आएंगी, उत्तर से आएगी गंगा की तरफ, इसका दिशा किधर होगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ। मतलब ये प्रवाहित किस दिशा में हो रही है? दक्षिण दिशा में हो रही है, जबकि ये पूछ क्या रहा है? उत्तर दिशा में। तो जो नदी दक्षिण से आएगी इस प्रकार से, जो नदी दक्षिण से आएगी इस प्रकार से, वो जो नदी होगी वो क्या होगी? वो उत्तर की ओर बहेगी। जो दक्षिण से आएगी वो बहेगी उत्तर की तरफ, और जो उत्तर से आएगी वो बहेगी दक्षिण की तरफ। आपको पूछ रहा है उत्तर की ओर, तो आप देखिए बागमती, बागमती यहाँ है, क्या बहेगी क्या? कमला, कमला यहाँ है, क्या उत्तर की ओर बहेगी क्या? फिर देखिए कोसी, कोसी भी देखिए इधर से आ रही है, क्या बहेगी उत्तर की तरफ क्या? और गंडक, गंडक यहाँ क्या बह रही है उत्तर की तरफ क्या? बिल्कुल नहीं बह रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि यही अगर आपको पूछता कौन सी नदियां हैं जो उत्तर से आकर के मिलती हैं, तब आप बोलते, लेकिन ये उत्तर की ओर बह नहीं रही है, ठीक है साहब। चलिए, इस तरह का सवाल है साहब। अगर फैक्ट की बात करें हम लोग, फैक्ट की अगर बात करें हम लोग, तो देखिएगा कि बागमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल का, बागमती नदी का जो उद्गम स्थल है साहब वो नेपाल का महाभारत श्रेणी है, नेपाल का महाभारत श्रेणी है। और ये जो है सो इसका मुहाना यानी किस नदी में जाकर के मिल जाती है? तो ये साहब कोसी नदी में जाकर के क्या कर जाती है? मिल जाती है। और इसका बहाव क्षेत्र जो है वो बिहार का सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी के क्षेत्रों में है साहब, मधुबनी के क्षेत्रों में है। और नेपाल में इसी नदी के किनारे, नेपाल में इसी नदी यानी बागमती नदी के किनारे ही पशुपतिनाथ का मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी लंबाई कितना है?
तो 586 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो है लालबगिया, लाखनदेही और जमुने। इतना पॉइंट्स हम लोगों को बागमती से याद रखना है। कमला की बात करें तो कमला भी साहब महाभारत की सरेनी से निकलती है और बिहार के किस जगह पे प्रवेश करती है, तो जयनगर के समीप, बिहार के जयनगर के समीप ये प्रवेश करती है। और इसका बहाव क्षेत्र जो है दरभंगा और मधुबनी का जो क्षेत्र है प्रायः ये इसका बहाव क्षेत्र है। और इसका भी जो मुहाना है साहब ये भी कोसी नदी है, मतलब कोसी नदी में जाकर के ये मिल जाती हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें साहब तो बलान जो नदी है, बलान ये भी आई है साहब, कई बार पूछा भी गया है, बीपीएससी खुद पूछी है इसको कि बलान निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये कमला की सहायक नदी है। और दरभंगा में पिपरा घाट के समीप जाकर के ये कमला नदी में मिल जाती है। इस पॉइंट को साहब हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें अगर कोसी की, तो कोसी जो है सो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में से एक है। मतलब पूछा जाए कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली यानी रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, तो बोलना है कोसी। कहा जाता है साहब कि कोसी नदी कोसी नदी प्राचीन में जो पहले जहाँ थी वहाँ से अभी जो वर्तमान है वो 150 किलोमीटर का जगह अपना चेंज कर चुकी है। मतलब जहाँ वो पहले थी वहाँ से 150 किलोमीटर जो है सो हट चुकी हैं, ये कहा जा रहा है। और इसका जो उद्गम स्थल जो है साहब वो है नेपाल का गोसाई थान। नेपाल का गोसाई थान इसका क्या है, उद्गम स्थल है। और बिहार का शोक जो कहा जाता है साहब वो किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ के दिनों में इसमें बहुत सारी जो है सो पानी आ जाती है और बहुत पानी आने के कारण बिहार के कई क्षेत्रों में ये बाढ़ लाने का काम करती हैं। और इसकी जो लंबाई है साहब वो 730 किलोमीटर है। इतना पॉइंट्स को हम लोग इस नदी से ध्यान में रखेंगे, हो ना हो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ से सवाल 68वीं में पूछ दिया जाए। चलिए साहब अगर अब बात करें हम लोग अगला सवाल का, तो बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब, मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। तो इसका आंसर साहब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मिट्टियां हैं वो किसकी खेती के लिए महत्वपूर्ण है, तो धान की खेती के लिए साहब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार में सर्वाधिक जो है किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है साहब, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। क्योंकि पता है कि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं और ये सारी नदियां अपने साथ जो लाती हैं वो मिट्टियां लाती हैं, इसीलिए बिहार में सर्वाधिक जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सी मिट्टी हैं जो नदियों द्वारा प्रवाहित होती हैं या नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। तो ध्यान में रखना है कि जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक को बांगर मिट्टी बोला जाता है और एक को खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी जो होता है ये पुराने जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं बांगर, जबकि नवीन जो होता है नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसे जो बोला जाता है खादर बोला जाता है। बांगर मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 2 साल 5 साल या 10 साल में मतलब बहुत कम बाढ़ आती है, कई वर्षों के बाद आती है। लेकिन खादर मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां बराबर बाढ़ आते रहती हैं। उसके बाद देखिएगा साहब कि बांगर मिट्टी को बिहार में वल सुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर बिहार में इसे बल सुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कौन सी मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी। और बिहार के दक्षिण में टाल मिट्टी बिहार के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर का क्या है, पट्टी है। मतलब गंगा के किनारे बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की एक पतली पट्टी है जो किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, टाल मिट्टी के। और ये टाल मिट्टी जो है सो दलहन फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साहब। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल होगा कि बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती हैं, तो ऑप्शन है दरभंगा मुंगेर,
पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? तो आंसर इसका हो जाएगा कोसी और मगध। आंसर हो जाएगा इसका कोसी और मगध साहब। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा, इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि गंगा बिहार के कुल 12 ज़िले, गंगा जो है बिहार के कुल 12 ज़िले से होकर के बहती है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, भागलपुर और कटिहार शामिल है। तो टोटल 12 ज़िला, और सबसे अधिक जो गंगा की लंबाई है बिहार के किस ज़िला में? पटना ज़िला में। कितना किलोमीटर का? 99 किलोमीटर का। और बिहार में गंगा की जो लंबाई है 445 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में 445 किलोमीटर। और बिहार में जो गंगा प्रवेश करती है बक्सर जिला के चौसा के समीप, ये बिहार में प्रवेश करती है। और पटना भारत के एकमात्र बिहार राज्य की राजधानी गंगा के किनारे है। मतलब गंगा के किनारे भारत के कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी राजधानी गंगा के किनारे हो। केवल और केवल बिहार राज्य की राजधानी जो है वो गंगा नदी के किनारे है। इतना पॉइंट्स को हम लोग साहब ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट है कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कौन सी फैक्ट्री 1932 में स्थापित की थी साहब? आंसर आपको देना है। तो डच कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, फ्रेंच कंपनी। तो आंसर क्या होगा साहब? तो आंसर जो हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका डच कंपनी। आंसर इसका हो जाएगा ए, डच कंपनी 1932 ईस्वी में बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में लगाई थी। अगर इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स की बात करें तो डच जो है 1632 ईस्वी में पटना के साइंस कॉलेज का जो उत्तरी भवन है वो डच की फैक्ट्री हुआ करती थी। 1632 में जो फैक्ट्री लगाई थी वो फैक्ट्री पटना में लगाई थी। जो अभी साइंस कॉलेज जो पटना का है वो उसका उत्तरी भवन है। तो कई बार सवाल ये भी पूछ देता है कि डचों के द्वारा स्थापित जो फैक्ट्रियां थी वो वर्तमान में किसका हिस्सा है? तो पटना साइंस कॉलेज का हिस्सा है। और डच जो यहाँ आया करते थे वो सोरा के लिए, सूती वस्त्र के लिए, चीनी के व्यापार के लिए आया करते थे। और सबसे प्रमुख जो चीज़ें थी वो था सोरा, क्योंकि सोरा से ये बारूद वगैरह, बम वगैरह बनाया करते थे। इसी वजह से ये है पटना से खास करके सोरा का व्यापार करते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पटना के गुलजार बाग में 1951 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाया था। 1951 में, मतलब अंग्रेज जो था पटना में अपनी फैक्ट्री यानी बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री 1951 ईस्वी में लगाया था। और वर्तमान में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज जो था उसकी जो फैक्ट्री है वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है साहब। क्या है वो? गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। इसका जो फैक्ट्री है वो साइंस कॉलेज का हिस्सा है और इसका जो फैक्ट्री है वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है साहब। उसके बाद बात करें कि 1664 ईस्वी में इस फैक्ट्री का जो प्रधान नियुक्त किया गया था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पटना में स्थापित हुआ था फैक्ट्री, उसका जो प्रधान नियुक्त किया गया था जॉब चार्नोक को नियुक्त किया गया था। अगर बात करें डेविस कंपनी का, तो डेविस कंपनी पटना में जो है सो 1774 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। डेनिस कंपनी सर, डेविस नहीं, डेनिस कंपनी 1774 में अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी। और बात करें फ्रेंच कंपनी, तो फ्रेंच जो है यानी फ्रांसीसी 1764 ईस्वी में एक माल गोदाम जो है सो पटना में 1734 में एक माल गोदाम जो है सो पटना में स्थापित किया था साहब। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ से। और आपको कमेंट करना है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। दूसरा सवाल आपसे है कि भारत आने वाला या एशिया आने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था। दो सवाल का जवाब आपको देना है साहब कमेंट में। जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो जल्दी आप भूलते नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा होगा, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चय जो है सो
सात निश्चय में शामिल नहीं है। तो उस समय बिहार सरकार सात निश्चय लाई थी, तो उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं था। तो महिलाओं को रोजगार, बिल्कुल ये शामिल था। साफ पीने का पानी, साफ, बिल्कुल सही था। सभी परिवारों को बिजली, बिल्कुल सही था। और बाल कल्याण, बिल्कुल ये नहीं होगा साहब, बाल कल्याण, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाल कल्याण नहीं शामिल था, बाल कल्याण शामिल नहीं था। अब हम लोग देख लेते हैं कि सात निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या था, उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट था। देखिएगा, सात निश्चय योजना पार्ट 1 जो था यह 2015 में लाया गया था। यह 2015 में लाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा ये लाया गया था 2015 में। और इसमें जो था साहब, देखिएगा, पहला जो था आर्थिक हल युवाओं को बल, पहला आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, दूसरा, ये सात निश्चय योजना पहला है साहब। दूसरा, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा है हर घर नल का जल, पांचवा है हर घर पक्की गली नाली, छठा है शौचालय का निर्माण घर का सम्मान, और सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये सात जो है सो सात निश्चय योजना में। और इस बार भी आप देखें कि 67वें जो बीपीएससी था उसमें भी इस तरह का सवाल पूछा गया था सात निश्चय योजना 2 से। तो सात निश्चय 2 जो योजना लाया गया था पार्ट 2, ये 2020 में लाया गया था। और वर्तमान जो सरकार है 2022-23 में, 2022-23 का जो बिहार सरकार का बजट है, उस बजट से 5,000 करोड़ जो है, 5,000 करोड़ ये सात निश्चय योजना पार्ट 2 पर खर्च करने वाली है। तो देखिएगा, इसमें सात निश्चय योजना क्या है। युवा शक्ति बिहार में प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, हर खेत तक पानी और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये हो गया साहब पार्ट सात निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2। और याद रखिए कि भविष्य में जो एग्जाम होने वाला बिहार सरकार का, चाहे वो बीपीएससी का, बिल्कुल सवाल यहाँ से उठेगा और पूछा जाएगा साहब, इसलिए करके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है साहब। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था साहब। आंसर आपको बोलना है क्योंकि इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं इसी में। तो इसका आंसर जो है साहब बिल्कुल आसान सा है, वो है आपका साहब चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल हो जाएगा वो है साहब अंतिम सवाल, लास्ट सवाल जो हमारा सवाल है कि 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ था साहब। तो कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। अगर फैक्ट्स की बात करें तो देखिएगा साहब कि सिंहभूम के क्षेत्रों में बुधो भगत एवं मदारी महतों के नेतृत्व में यह कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह का जो मुख्य कारण था लगान में वृद्धि करना, लगान नहीं चुकाने पर ज़मीनों को जब्त कर लेना, और जो आदिवासियों का जो अधिकार था उन अधिकारों से उनका वंचित कर देना साहब। तो आज का सेशन साहब यही समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बेहतर लगा होगा। ठीक है साहब, अगर आपको ये क्लास बेहतर लगा तो प्रयास करें कि लगातार जुड़े रहें, ताकि जो 68वीं बीपीएससी है वहाँ तक जब तक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का डेट आएगा, तो उस तक हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के सवाल को कर लें और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होगा उसको देख करके जाएं, ताकि आप जो है सो बेहतर कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।